हेलो। तो हम लोग आज का जो डेमो सेमिनार है उसका एक औपचारिक शुरुआत करते हैं। और ये ओपन सेमिनार सभी लोगों के लिए ओपन है, जो इस क्लास में फिजिकली बैठे हैं उनके लिए भी और जो लोग लाइव हैं उनके लिए भी। हाँ। तो इस कार्यक्रम में हम लोगों का जो फॉर्मेट होगा वो यही होगा कि हम लोगों का जो पूरे एमपीपीएससी का पैटर्न है उस पे किस तरीके से तैयारी किया जाए। जो और आप लोगों के क्वेश्चंस हैं कि उत्तर लेखन की कैसे समस्या आती है, टाइम मैनेजमेंट की कैसे समस्या आती है, प्रीलिम्स का जो बदलता हुआ ट्रेंड है उसमें हम लोग कैसे उसको रिजॉल्व करें, है ना। नए चैलेंजेस जो आ रहे हैं वो किस तरीके से होगा और आने वाला पेपर कैसा हो सकता है, उसका प्रारूप क्या हो सकता है। यह भी एक आ चुके हैं हर्ष सिंह साहब। तो आप लोग इनका स्वागत करें। ये सर विक्रम सिंह सर हैं। सर, आप आप स्वागत करिए। नहीं, हाँ, ये विक्रम सर्व शिक्षा समिति के तरफ से। तो हम लोग अपने कार्यक्रम को ज़्यादा नहीं खींचते हुए सीधे सर को। आवाज़ आ रही है क्या मेरी? ये हाँ, मेरी आवाज़ ऐसी ही आएगी ना, मतलब मेरे ख्याल से ये कैमरे के इसको लगाना ज़रूरी है क्या? अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो सेशन चालू करते हैं। ठीक है, मेरा देखिए, मैं शुरुआत से अपना बात रखता हूँ। मेरा नाम हर्ष सिंह है। मैं 2015 में आईएएस क्वालिफाई किया था और अभी मैं सीहोर में एडिशनल कलेक्टर हूँ। 2015 के पहले 2013 में मेरा सिलेक्शन आईआरएस में हुआ था, इंडियन रेवेन्यू सर्विस जो होता है, इनकम टैक्स में बनते हैं, उसमें हुआ था। उसके साथ मैंने पीएससी भी बहुत ट्राई किया, एमपी पीएससी भी दिया है और यूपी पीएससी भी दिया है मैंने। तो मेरा एक्सपीरियंस इस फील्ड में रहा काफ़ी। और आज राजीव जी ने जब बुलाया तो बताया कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, क्या शेयर करने की बात है। मेरा परिचय है राजीव जी से, तो मैं अपना कैसे तैयारी किया, क्या किया, मैं आपके सामने इसको बताना चाहूँगा। लिखने का भी है क्या इसमें? लिख नहीं सकते? अच्छा। अच्छा, ठीक है। ठीक है, हम लोग इसमें करके जितने लोग आप लोग हैं यहाँ पे सब पीएससी सब में आए हैं ना, तब तैयारी आप देखिए, हम लोग का लक्ष्य क्या है। हम लोग क्या करते हैं, पूरा जब ये पीएससी के देने आते हैं, पीएससी में क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि 3 एग्ज़ाम है हमारे पास। एक है प्री, एक है मेंस, एक है इंटरव्यू। ठीक है, इन 3 चीज़ों के लिए हम पूरा 1 डेढ़ साल अपना तैयारी करते हैं। ठीक है, एक दिन होता है प्री। प्री कितने घंटे कितने का होता है आजकल? दो, राजीव जी, 2 आवर्स का, 2 घंटे, 2 आवर्स का जो होता है, दो 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 होते होंगे पेपर, उसके लिए हम पूरा तैयारी करते हैं। फिर मेंस आपका शायद 5 या 6 पेपर होंगे अभी आजकल, क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया इसलिए बता रहा हूँ, उस समय कुछ और था। और एक इंटरव्यू होता है। ये सिर्फ 2 2 घंटे के एग्जाम होते हैं, 2 2 घंटे के। ठीक है, और उसी में आपको पूरा अपना बेस्ट देना है 2 घंटे में। और उसके लिए हम लोग सब तैयारी करते हैं। और किस तरह से तैयारी करनी है, इसका अगर डायरेक्शन हमें सही मिल जाए तो हम उसमें सही डायरेक्शन में हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा पूरा लक्ष्य है कि वो 2 घंटे में परफॉर्म करना जब प्री हो। उसके बाद हमारा लक्ष्य हो जाता है जब प्री क्वालिफाई कर जाते हैं कि हमारा मेंस है तो उसमें परफॉर्म करना है। और फाइनली इंटरव्यू हो तो साथ बैठ के बात होती है, वो आपकी पूरी पर्सनालिटी होती है। उसके बारे में अलग से कभी विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम प्री और मेंस पे बात कर लें। ठीक है, राजीव जी, इसी डायरेक्शन में चलें। ठीक है, तो देखिए, तैयारी के कुछ हर चीज़ के आप जो भी करते हैं, अपने जीवन में भी जो करते हैं या जो तैयारी कर रहे हैं, इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं कि क्या चीज़ है जो महत्वपूर्ण इस तैयारी में जो जाती है, क्या क्या चीज़ें मिल के आपको वो प्री और मेंस के क्वालिफाई कराएगी। तो बताएं कहाँ, किस साइड चलें? हाँ, आप बता दो यार, ये थोड़ा सिस्टम मेरे लिए
मोबाइल इधर रख लें, कैमरा ये है। अब आ रहा है, अब कंफर्टेबल है। इस साइड हो जाऊँ, कम, डन, ठीक है। तो जो फैक्टर्स है वो मैं बता देता हूँ। पहला फैक्टर जो जाता है प्री में, वो है आपकी मेहनत। ठीक है, मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, बेसिक सभी सब्जेक्टों का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जब तक वो आप नहीं करेंगे तब तक आप उस लेवल पे नहीं पहुंचेंगे जहां बाकी लोग आपसे कंपटीशन कर रहे होंगे। पहला है आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। दूसरा जो जाता है फैक्टर है जिसमें देखेंगे आप, तो वो है सही डायरेक्शन में मेहनत। कि मेहनत करने से आप ऐसा नहीं कि पढ़ते रट्टे चले जाएं और जब क्वेश्चन आए वो कुछ घुमा के पूछ दे तो हम लोग उसका इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाए। तो सही डायरेक्शन में मेहनत। सही डायरेक्शन का क्या अर्थ है? ये आपको गाइडेंस कई जगह से मिल सकता है, अपने सीनियर से मिल सकता है। जैसे आज मैं कुछ बताने आपको आया हूँ, आपके आ रहा है, बताएं, सामने आ जाओ, इसको छोड़ दूं फिर, ठीक है। तो दूसरा है कि सही डायरेक्शन में मेहनत। सही डायरेक्शन में मेहनत का ये मतलब है कि आप सब्जेक्ट को किस तरह से अप्रोच करेंगे। इसके लिए दो तीन चीज़ें हो सकती हैं। अपने सीनियर से बात कर लें, कोचिंग आपको डायरेक्शन गाइड दे देंगी। अब जो लोग एग्ज़ाम दिए उनसे लगातार आप टच में रहेंगे तो पता चलेगा कि किस किस तरह से सब्जेक्ट को अप्रोच करना चाहिए। एक बहुत बड़ा सिलेबस है, सिलेबस में किस चीज़ को ज़्यादा महत्व देना है, कहाँ से काजा क्वेश्चन आते हैं, ये सब आपका सही डायरेक्शन में मेहनत होती है। तीसरा जो फैक्टर है वो है, मैं इंग्लिश में जैसे बोलते हैं परसिवरेंस, दृढ़ता जो है। एग्ज़ाम 6-7 महीने की आपकी तैयारी लेगा, 6-7 महीने 1 साल आपकी तैयारी लेता है। उसमें हम लोग को जो बताया गया था, जो हमारे टीचर, जब मैं भी तैयारी कर रहा था, तो कि साइन ग्राफ जैसा आप लोग की मेंटल स्टेट होता है। साइन ग्राफ मतलब कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, लेकिन हमको बने रखना है। तो सबसे पहला मेन इंपॉर्टेंट ये इम्पोर्टेंस है कि लगे रहो। बीच में ऐसा लगेगा कि एग्ज़ाम दे रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, या जीएस उतना समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अभी लगे रहो, आगे आपका ग्राफ ऊपर जाएगा वो। तीसरा फैक्टर मैंने ये बता दिया। चौथा फैक्टर जो मैंने अपने इतने एक्सपीरियंस से सीखा था, इतने दिन से मेरे को पता चला, वो है आपकी कुछ आदतें। देखो क्या होता है, एग्ज़ाम का एक पैटर्न है और एक टाइमिंग है। ठीक है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि सुबह 10 बजे से एग्ज़ाम होता होगा, कितने बजे से आजकल? 10 से होता है। देखो मेरे साथ भी कई लोग थे जो तैयारी किए, और कई लोग ऐसे थे कि जो रात में पढ़ने वाले थे। ठीक है, अच्छा रात में पढ़ सकते हैं, आपका जैसा मन लगे, रात में पढ़ने वाले, सुबह उठ के पढ़ने वाले। बट रात में पढ़ने वालों को जब एग्ज़ाम होता है जिस दिन, उस दिन उनको दिक्कत होती है कि रात में 3 बजे 4 बजे पढ़े और एग्ज़ाम अगले दिन आपको सुबह 10 बजे देने जाना है। आपका माइंड उतना तेज शायद वर्क नहीं कर पाता है। ठीक है, जैसा भी आपको हो, मैं जनरली ये देखा, तो कुछ आदतें अपनी एग्ज़ाम के हिसाब से खासकर डालनी पड़ेगी लास्ट के 1 महीने के पास। उसमें एग्ज़ाम की टाइमिंग और आपकी स्लीप की टाइमिंग, आपकी पढ़ाई की टाइमिंग मैच करे। ठीक है, तो ये कुछ आदतें हैं। एक फैक्टर और काउंट करना लास्ट में, जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, कि रिवीजन। ठीक है, इन सब चीज़ों में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है रिवीजन। रिवीजन अगर आप कर लोगे लास्ट के समय में, तो आप आराम से चीज़ों को, आराम से उस पर निकल जाओगे। इसलिए क्योंकि आपका जिस तरह माइंड वर्क करता है, तो हर चीज़ें हर समय आपको याद रखना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, रिवीजन करते रहोगे और लास्ट के आपने 10 दिन में जो रिवीजन किया है वही आपको ज़्यादा मदद करेगा। तो ये मैंने फैक्टर बताया, किसी भी स्टेज में, प्री में और मेंस में करने के मैंने आपको फैक्टर बताया। मेरे हिसाब से इतने फैक्टर हैं, इतने फैक्टर पे आप वर्क कर लोगे, कोई भी एग्ज़ाम आपका निकल जाता। मैंने आज तक 4 यूपीएससी के प्री दिए हैं, 2 एमपीपीएससी का, एमपीपीएससी एक दिया, एक बार यूपीपीएससी का, एक राजस्थान का पीएससी। मेरा एक भी प्री ऐसा नहीं हुआ जो आज तक रुका है। ठीक है, मैं हर बार प्री मैंने क्वालिफाई किया है। मेंस मेरा एक बार बस यूपीएससी का एक बार रुका था, उसके बाद भी मैंने यूपीएससी के सभी मेन। तो सबसे पहले क्या प्री से डिस्कस चालू, प्री का पहले प्री बता दें। देखिए, हर एक एग्ज़ाम के जैसे मैंने बताया स्टेजेस हैं। प्री जो है, प्री का कोई डिफाइंड सिलेबस होता नहीं है। प्री के क्वेश्चन कहीं से भी आते हैं। ये एक्सपीरियंस किया होगा, दिया है अभी आप लोग ने, या आप लोग पहले के एग्ज़ाम को देख लो कि पहले के पेपर कैसे आते हैं, कि प्री के पेपर आपके कहीं से भी आएंगे। प्री का क्वेश्चन जो है, उसमें स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए, आप जितना पहले के पेपर देख लो उठा के, पिछले 10 साल के पेपर आप उठा के देख लो, वो उससे आपको एरिया आइडेंटिफाई करने में
थोड़ा आसानी रहेगी कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। दूसरा, अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर पाओ, कहीं की टेस्ट सीरीज अगर आपने ज्वाइन कर ली है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर पाओ तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। और पेपर पढ़ने के बारे में आपको बताया गया होगा, न्यूज़पेपर पढ़ने के बारे में। पढ़ते हो क्या न्यूज़पेपर? पढ़ते हो? तो न्यूज़पेपर से प्री के लिए नोट्स बना लो। नोट्स ऐसे मैंने जो बनाया करता था, वो नोट्स ऐसे बनाया करता था मैं। एक बड़ा रजिस्टर ले लो, रजिस्टर ले लो, उसको फिर 2-3 भाग, 4 भागों में डिवाइड कर दो। पहला भाग होता है आपका नेशनल। नेशनल से बहुत क्वेश्चन आते थे उस समय। नेशनल में क्या हो रहा है, कुछ भी, जैसे कि कोई रूल पास हुआ कहीं से, कोई एक्ट पास हुआ। अभी जैसे आपने 2-3 एक्ट पार्लियामेंट ने पास किए हैं, ओबीसी रिजर्वेशन जो भी है, तो वो नेशनल में आपका चला जाएगा। फॉरेन रिलेशन में आपका चला जाएगा, जैसे कि मान लो अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, आप फॉरेन रिलेशन में डाल दोगे। इकोनॉमी हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है प्री के हिसाब से। इकोनॉमी का एक अलग सेक्शन आप लोग बना लें। ये हो गया। और एक जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था, स्पोर्ट्स के बारे में पूछता है अभी, क्योंकि ओलंपिक हुए हैं और अभी पैरा ओलंपिक चल रहे हैं, तो आपका स्पोर्ट्स का सेक्शन एक इंपॉर्टेंट हो जाए। 4 सेक्शन में डिवाइड कर दो, फिर अपना दिमाग लगा के कि कौन सा इन्फॉर्म, जैसे आज पेपर पढ़ा, अब आज आया आपका कि किसी ने आज मेडल जीत लिया, तो उसको आप स्पोर्ट्स सेक्शन में डाल दो, नोट बना लो, और वो कोचिंग में जब पढ़ाएंगे वो सब रिवाइज आपका होता चला जाएगा। ठीक है, ये एक आपका प्री के लिए मतलब ये है कि आपको ज़्यादा पढ़ना है, वाइड ज़्यादा सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ना है, और पेपर भी पढ़ते रहो। अ, बताते चलो ना, चल रहा है। देखो, और एक और चीज़ बताता हूँ मैं। जो पेपर सेट करता है ना, जो पेपर वहाँ बनाता होगा पीएससी में, वो एक एक्सपीरियंस आदमी होता है, 10-20 साल का एक्सपीरियंस आदमी उस फील्ड में। वो अपना अपना पेपर डिज़ाइन करता है। लेकिन वो भी जब पेपर बनाता है ना, तो जो अभी चीज़ें चल रही हैं ना, अभी जो चीज़ें वर्तमान में चल रही हैं, उस पर उसका ज़्यादा ध्यान होता है। और ये आपको तब समझ में आएगा जब आप कुछ पुराने पेपर्स उठाओ और उस समय क्या घटनाक्रम हुआ था और उस पेपर में क्या क्वेश्चन आए थे, जब मिलाओगे तो बहुत चीज़ें सिमिलर लगेंगी तुमको। ठीक है, तो करंट हमेशा आपको पढ़ना ही है, करंट पढ़ते रहो, करंट से पुराना जोड़ो। जैसे कि अगर एक फ़ायदा और होता है पढ़ने में प्री में, मान लो अगर आप अफगानिस्तान के बारे में पढ़ रहे हो अभी, ठीक है, मैं ज़्यादा तेज तो नहीं बोल रहा हूँ ना, मतलब मेरी आदत, लोग बोलते तेज, समझ में आ रहा है ना। मान लो अगर आप अभी अफगानिस्तान के बारे में पढ़ोगे, जैसे कि वहाँ पे जो घटनाक्रम चल रहा है, उसके बारे में पूरा पढ़ो, फिर ये भी पढ़ो कि अफगानिस्तान की बाउंड्री कितने देशों से लगती है। ये प्री के ज्योग्राफी का क्वेश्चन बन जाएगा। ये बन सकता है, अभी जो एग्जामिनर वो भी ऐसे ही सोच रहा होगा कि मैं क्या दूं इनको क्वेश्चन। जो भी पढ़ रहा हूँ मैं भी यही देता हूँ कि अफगानिस्तान की बाउंड्री तजाकिस्तान से लगती है कि नहीं, ईरान से लगती है कि नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन खुद भी फ्रेम करो, बनाना उसमें आप सीखोगे। जब ये सब करोगे तो आपको प्री का क्वेश्चन कहीं से भी आएगा तो आप आराम से कर लोगे। ठीक है, बुक्स आपको बताया गया होगा कि कौन कौन सी पढ़ना है। एनसीईआरटी कुछ कुछ जो नोट्स आपके कोचिंग प्रोवाइड करता है, जिसमें आपके ज्योग्राफी का पोर्शन रहता है। ज्योग्राफी आप लोग देखते होगे ना, ज्योग्राफी पूरा ज्योग्राफी है। हिस्ट्री में एंशियंट और मेडिवल और जो मॉडर्न हिस्ट्री है, वो आपके सिलेबस के हिसाब से आप देख लो, पढ़ लोगे, उसमें कुछ बने बनाए क्वेश्चन आते हैं। जैसे एशियन हिस्ट्री में बहुत बार कुछ पूछ लेगा कि ये जो ग्रंथ है ये किसने लिखा था। ये मैंने जब एमपीपीएससी दे रहा था तब मैंने देखा था। वो टिपिकल क्वेश्चन है। आप पुरानी कोई भी बुक ले लो एशियंट की, या आप लोग जब पढ़ाओगे तो उसमें आप लोग को पता चल जाएगा कि क्या पढ़ना है। इसके बाद मैं आपके क्वेश्चन लूँगा। मैं अपना अब एक बार तरीके बता देता हूँ क्या है। ये हो गया जो मैंने बताया कि प्री का स्ट्रेटजी होना चाहिए कि ज़्यादा ज़्यादा पढ़ो, ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन करो, और जो अभी चल रहा है उसके बारे में लिंक करके बाकी टॉपिक सोचो। इतना करोगे तो आपके प्री के बहुत ज़्यादा पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। कोई भी चीज़ आपको जब वहाँ जाओगे तो ऐसा नहीं आएगा कि आपको बिल्कुल एकदम से शॉक लग जाए। ठीक है, और कट ऑफ मेरे ख्याल से 74 उत्तर जा रहा था पिछली बार, जैसे 74 100 में से गया था। उतना आप आसानी से कर सकते हो ये सब फॉलो करके। एक चीज़ और, जैसे मैं कभी गलती करता था कि जब कोचिंग में जब भी आओ और पूछ, जब कोई टॉपिक चल रहा हो, जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा, ये बेसिक है, लाइफ के लिए भी है और आपके कोचिंग के लिए, तो वो क्वेश्चन उसी समय हाथ उठा के पूछ लिया करो कि ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, इसका क्या होगा। वो जरूर पूछोगे, क्योंकि वो अगर डाउट एक बार रह गया और आपने नहीं किया तो वो पेपर तक में परेशान करता है। ये मैंने देखा है, वो पेपर तक में परेशान करता है। वो सब आप देख लेना। अब मेंस के बारे में बताऊँ। मेन सारा राइटिंग का मैं बताता हूँ। देखो, मेंस का आंसर राइटिंग के बारे में बताऊंगा मैं।
मैंने जो यूपीएससी में मैंने एमपीपीएससी भी दिया था। एमपीपीएससी जब तक मेरा यूपीएससी का रिजल्ट आने वाला तब मैं एमपीपीएससी दिया था। उस समय जो मेरे जीएस के मार्क्स आए थे वो उस समय वन ऑफ द, क्योंकि जो टॉपर का रिजल्ट मैं देने नहीं गया इंटरव्यू क्योंकि मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया था, तो जो मार्क्स आए थे मेरे, वो जो यहाँ के टॉपर थे एमपीपीएससी उससे ही बहुत ज़्यादा थे। मेरे जीएस में मार्क्स कुछ 600 में से 395 आए थे, और जो टॉप किया था यहाँ पे बाद में उसके उस साल में मार्क्स 310 थे। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, कुछ बड़ा बात नहीं है इसमें, आपको डिकोड करना पड़ता है कि क्या क्या करना है आपको। ठीक है, आपके पास बहुत बड़ा ज्ञान है, ज्ञान का भंडार है, पढ़ते पढ़ते ज्ञान का भंडार आ जाएगा, लेकिन जो एग्जामिनर को मिलेगा वो बस आपकी आंसर शीट मिलेगी। ठीक है, आप तो रहोगे नहीं चेहरे एक्सप्लेन करने के लिए मैंने क्या लिख दिया। आपका जो आंसर शीट रहेगी ना, जो उस समय लिख के आओगे वही रहेगी। तो मेंस में जो जो आपका मेंस में लक्ष्य है ये है, आप जितना पढ़े हो, जितना आपका ज्ञान है, उसको सार में डालते हुए, कितने वर्ड के क्वेश्चन आते हैं, 200 वर्ड के जैसे हैं, जैसे यूपीएससी में 200 वर्ड के क्वेश्चन आते थे, उसको 200 वर्ड में कैसे डाल दोगे जिससे ये पता चल जाए कि आपको पता भी है और वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो आंसर भी, उसका आंसर उसमें निकला है। ठीक है, अब ये कैसे करना मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बताता हूँ। देखो, बॉडी आपको पता होगा, सबसे पहले 2-3 लाइन आपका इंट्रोडक्शन, आंसर राइटिंग बारे में बता रहा हूँ मैं। 2-3 लाइन आपका नॉर्मल क्वेश्चन है जीएस का, तो 2-3 लाइन आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए शुरू में। अगर आपका इंट्रोडक्शन, देखो यार वो जो कॉपी चेक करता है उसके पास भी बहुत टाइम नहीं रहता। आ रहा है नहीं आ रहा, इधर आ जाओ। जैसे आप लोग अगर कोई आंसर शीट लिख के मुझे दो और मैं आपकी कॉपी चेक करूं, तो मैं आपके शुरू के 3-4 लाइन पढ़ूंगा। 3-4 लाइन में अगर मेरे को लिखा कि ये आदमी सही जाने की कगार पे है तो मैं आगे पढ़ूंगा, नहीं तो मैं उसको समझ जाऊंगा कि आगे ये ऐसे ही करेगा, आगे ऐसे ही लपेटेगा और लपेट के फिर मैं उसको कम मार्क्स दे दूंगा। ठीक है, मेरा कहने का ये मतलब है, मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप जैसे आप यहाँ कोचिंग में दोगे तो लिमिटेड लोगों, लेकिन जो एग्जामिनर जो चेक करता है पीएससी में या यूपीएससी में, उसके बाद बहुत टाइम नहीं रहता है। तो आपका इंट्रोडक्शन और जो शुरू के 4 लाइन वो अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल टू द पॉइंट लिखो। ठीक है, जब आप टू द पॉइंट लिखोगे उसको समझ में आ जाएगा 4 लाइन पढ़ के कि ये लड़का सही डायरेक्शन में और जो चाहते हैं आंसर की बॉडी होनी चाहिए वो है, तो वो आगे पढ़ेगा और आपको मार्क्स भी अच्छा देता चलेगा। ये भी होता है कि जितना आप डिजर्व करते हो उससे भी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे आपको, इंट्रोडक्शन और बीच का शुरुआत की लाइन अच्छी है। तो एक आंसर में सबसे बड़ा पार्ट होता है इंट्रोडक्शन, बीच का शुरुआत की 3-4 लाइन, उसके बाद आप फैक्ट दे सकते हो, फैक्ट दो, ये दो लास्ट में, और लास्ट में जाके कंक्लूड। अगर क्वेश्चन ओपिनियन वाला है तो ओपिनियन के साथ कंक्लूड कर दो कि ओपिनियन वाला कुछ भी हो सकता है। मान लो ये हो सकता है कि भारत को अब अफगानिस्तान में कैसा करना चाहिए, मान लीजिए फॉर, तो आपको लास्ट में देखना चाहिए कि सभी हितों, सभी जितने भी हैं स्टेक होल्डर, उनको लेके साथ में चल के ये करना चाहिए, भारत की पॉलिसी जैसी रहेगी उसके हिसाब से अपने हितों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये एक हो सकता है। मैंने बोला सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद क्वेश्चन में जो पूछा गया उसी के हिसाब से कुछ फैक्ट्स, उसके मिडिल में आप लंबा चौड़ा जो पढ़े हो ज्ञान अभी तक है वो लिख सकते हो, और लास्ट में विद कंक्लूजन कि क्या करना चाहिए। ये टिपिकल एक आंसर राइटिंग होती है मेंस के हिसाब से। मैंने मेंस दिया है जब मैं, तो ये काफ़ी सक्सेसफुल रही है। इसके अलावा कई बार आपका 200 वर्ड में मान लो जो लिखना है और आपको पता है 800 वर्ड इसके बारे में, ठीक है, लेकिन आपको लिखना है सिर्फ 200 वर्ड। अब आप सोच रहे हो कि एक तो दिमाग को इस तरह ट्रेन करेंगे आप मेंस में, जब सब कोचिंग में पढ़ाएंगे या कहीं भी आप पढ़ेंगे, इस तरह ट्रेन करो कि 800 वर्ड को कैसे 200 वर्ड में लाना है। वो ट्रेंड आपको धीरे धीरे होगा, आंसर लिख के ही होगा, राइटिंग घर में रोज लिखोगे तभी होगा। दूसरा, जहाँ आपको ज़्यादा पता है और स्पेस कम पड़ रही है, आपको बहुत पता है और थोड़ी स्पेस कम पड़ रही है, तो कुछ डायग्राम बनाते हैं। अगर ये डायग्राम कुछ बना सकते हैं क्या, है क्या, देख लो, मैं नहीं हूँ तो मैं कुछ डायग्राम कुछ बना के वेन डायग्राम बनाना होगा, या सिस्टम कुछ भी सिस्टम टाइप की अप्रोच, यहाँ से यहाँ गया ये करना होगा। या ज्योग्राफी का अगर पेपर है आपके पास, ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछा है, तो आपको मैप बना देना चाहिए। मैप बनाने की प्रैक्टिस आप कर सकते हो, मैप बना के आपको मैप बना के कोई चीज़ दिखा सकते हो कि जैसे वो पूछ लिया कि मध्य प्रदेश में आप सॉयल या जो मिट्टी का प्रकार आप बताइए कितने कितने, तो आप मैप बना के दिखा सकते हो, उसके बाजू में आप डायरेक्ट डायरेक्ट लिख सकते हो। तो ये अब आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो जहाँ भी डायग्राम का स्कोप हो, जहाँ भी मैप का स्कोप हो, वहाँ आपको डायग्राम और मैप डाल देने चाहिए मेंस के आंसर में। और ये सब
अगर मेरे ख्याल से हम लोग जब यूपीएससी देते तब दो आगे और पीछे दोनों होता था। अगर फ्रंट पेज पे ही लिखते समय आप मैप और डायग्राम डाल दोगे तो आंसर अच्छा लगेगा, और उसमें आप अपनी ज़्यादा बात उसमें कह सकते हो। ठीक है, तो आंसर राइटिंग मैंने ये बताया। फिर से बताता हूँ, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद 3-4 लाइन बिल्कुल फैट के साथ, फैट के बाद बीच बीच में आप मैप से अपना थॉट दर्शा सकते हो। उसके बाद धीरे धीरे स्मूथ करते हुए फाइनल कंक्लूजन की तरफ चले गए। इतना ही आंसर होता है, यही मेंस की आंसर राइटिंग की स्ट्रेटजी है। ये भी होता है कई बार, ये तो अच्छी बात है कि आपको 800 वर्ड पता है और आपको 200 वर्ड में लिखना है, तो अच्छी बात है, आपको पता है, आपको गागर में सागर भरना, भर लोगे आ जाएगा, ट्रेंड हो जाओगे। कई बार ये होगा कि आपको कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में। ठीक है, आपको पता है 100 वर्ड और आपको लिखना है 200 वर्ड। ठीक है, तो उसके उसमें चल सीधे बताएं उसके बारे में, 2-3 चीज़ स्ट्रेटजाइज करनी पड़ती है आपको। एक तो ये करनी पड़ती है कि उसको 100 वर्ड के आगे लिखना भी है कि नहीं लिखना है। होता क्या है कि आपको टाइम लिमिटेड है, 2 घंटे है ना, सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो आप डिसाइड कर लो अगर आप लिख रहे हो वो आपको बहुत टॉपिक से बिल्कुल अलग नहीं जा रहा है, तो आपको कुछ चीज़ें घुसा भी देनी चाहिए। मतलब कई चीज़ें आप पढ़े हो उससे रिलेटेड वो आप लिख सकते हो। लेकिन आपको लगता है कि बिल्कुल ही नहीं पता है तो क्वेश्चन मत अटेम्प्ट करना। अटेम्प्ट करोगे और वो बिल्कुल कुछ भी आंसर लिखोगे तो वो जो चेक करने वाला है ना, वो सोचेगा कि क्या मतलब मेरे को घुमा हुआ रहा है। तो अगर आपको 100 वर्ड आता है, अच्छे से आता है, तो 100 वर्ड लिख के, मैंने किया है इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने यूपीएससी में, अब जैसे वो भारतनाट्यम के प्रकार पूछ लेगा, भारतनाट्यम के जो हैं, अब आपको 4 ही लाइन आती, 5 ही लाइन, तो 4 लाइन लिखो, उसके बाद फेंको मत, आगे लग के आगे अगला क्वेश्चन करो। टाइम मैनेजमेंट मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग बता रहे थे कि टाइम मैनेजमेंट बात करूँ मैं, तो टाइम मैनेजमेंट ये है कि 2 घंटे का पेपर होता है, 3 घंटे का, कितने क्वेश्चन होते हैं आजकल? ठीक है, 3 मार्कर 6 मार्कर है, और जो बड़े क्वेश्चन हैं, देखो अगर क्वेश्चन मान लो 30 या 40 आ रहे हैं, उसमें से ऐसा क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपको नहीं बने, तो जो 30 और 40 क्वेश्चन में से मान लो 4 या 5 क्वेश्चन आपको नहीं बन रहे हैं, छोड़ दो उसको, उसका टाइम बाकी में अच्छे से देने लिखो। ठीक है, और कॉपी उसी में लिखना पड़ता है कि अलग से कॉपी? उसी में आपको लिखना पड़ता है। हाँ, तो मैं और इसके बारे में और एक्सप्लेन कर दूँ, एक दो ट्रिक्स और ये हैं कि मैंने आंसर तो बता दिया, जनरल आंसर कैसे लोगे, एक दो ट्रिक्स ये हैं कि जो पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना, जो पहला क्वेश्चन, अगर आपको पहला क्वेश्चन फर्स्ट जो उठाओगे उसमें पहला क्वेश्चन है, तो वो अगर आ रहा है तो सबसे ज़्यादा टाइम उसी पे डिवोट कर दो, अच्छे से बना के लिखो। वो पहला क्वेश्चन जैसे कॉपी पलटेगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि लड़का ने पढ़ के आया है, डायग्राम बनाया है, ये सब कर रहा है, तो ये सब पहला क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम दो। मैं हमेशा ऐसे ही करता था, बाकी क्वेश्चन लास्ट लास्ट में कॉपी जाते जाते घसीटा राइटिंग, और जल्दी जल्दी भी लिख दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। शुरुआत से इंप्रेशन बनता है, आपका इंप्रेशन कॉपी देख के बनता है। शुरुआत के 10 क्वेश्चन में आपका इंप्रेशन बन गया कि ये लड़का अच्छा कर रहा है या लड़की अच्छी कर रही है, आगे चल के इंप्रेशन कैरी करेगा। इंप्रेशन कैरी करेगा तो तुम्हारा फैक्ट में कम भी रहेंगे, आंसर में कमजोरी भी होगी, तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिलके आप कर जाओगे। ठीक है, तो आंसर राइटिंग की स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई ये है कि हर आंसर में पहले इंट्रोडक्शन, बीच में मिडिल पार्ट, लास्ट में कंक्लूजन, और जो अच्छे से आता है उसको अच्छे से लिखो, विद डायग्राम लिखो, विद फ्लो चार्ट लिखो। इसमें है चालू, कैसे लिखूंगा मैं? आ रहा है, आ रहा है, ठीक, ये चलेगा। हाँ, हाँ, और प्रश्न आप लोग पूछते रहेंगे, बताता रहूँगा, मैंने ये सब किया हुआ है। देखो, इसी को बता दें पहले, देखो स्पीड कैसे बढ़ा रहे हैं, एक ही तरीका, लिखो, खूब लिखो, इतना लिखो कि ये जब कलाई है ना यहाँ से दर्द देने लगे। जिस दिन ये दर्द देना ये सब इतना हो जाएगा ना लिख लिख के, कैसे करोगे इसको लिखना कि हर रोज तुम 10 क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन तो आपको मिल जाएंगे, आप लोग प्रोवाइड कर देंगे, कहीं से मिल जाएंगे, आप क्वेश्चन लिखना चालू करो, नहीं भी आता लिखना चालू करो। उसके बाद पहले तो ऐसे ही लिखो, उसके बाद टाइम में लिखो, 10 क्वेश्चन तुम्हारा आधे घंटे में, अब तुम लिखो बैठ के, लिखोगे हाथ दर्द देगा, हाथ दर्द देना चालू होगा, ये सब जो नसें हैं ना ये सब, फिर उसके बाद अपने बॉडी में एक चीज़ होता है मेमोरी, ये बॉडी और हाथ ना, अभी तुम बॉडी के बारे में पढ़ोगे आगे चल के, जब भी कभी ऐसा इंटरेस्टिंग, मैं तो पढ़ता हूँ किताबें इसलिए बता रहा हूँ, ये मसल्स मेमोरी होती है। मसल्स ना तुम्हारे आदत हो जाती है, जैसे मेरा हाथ ऐसे हिलाने की आदत, तो ये मेरी मेमोरी में आ गया है। अब जैसे लिखना बहुत ज़्यादा चालू करोगे ना, मेमोरी बन जाएगी, और तुम्हारी हाथ भी सपोर्ट करेगा तुम्हारी मेमोरी को। लेकिन लिखो आधे घंटे में, अगर वो पीएससी बोलता है कि आधे घंटे के हिसाब से तुम्हें 10 क्वेश्चन करने हैं, तो टारगेट लोग 15 क्वेश्चन करोगे। लिखो, जब बहुत ज़्यादा लिखोगे फिर स्पीड अपने आप बढ़ेगी। मेरी भी स्पीड बहुत खराब थी, और मेरी ना राइटिंग अच्छी थी नहीं, लेकिन जब मैंने लिखना चालू किया, राइटिंग भी अपने आप सुधरेगी,
और स्पीड भी तुम्हारी बढ़ेगी, लेकिन लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ही है मेन, लिखो जितना लिख सकते हो, टाइम देके घड़ी यहाँ रख दो और आधा घंटा का टाइम है, कितना लिख सकते हो। कल मॉनिटर करो कि आज मैंने 400 वर्ड लिखे हैं, कल मैंने 500 वर्ड लिखे हैं, जब बढ़ाते चले जाओगे धीरे धीरे बढ़ेगा, ये सब धीरे धीरे आता है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है क्या? वो मैं बता दूंगा रिवीजन का मेरे पास, ठीक है। और भी कोई है तो फिर देखो, डायग्राम बताने की जो मैं बात कर रहा था, ये बड़ा चलेगा ना ये इसमें, ठीक है। ये बड़ा आपका आंसर शीट है ना, यहाँ कुछ नीचे नीचे शायद ऐसा रहता है ना, उस पर नहीं लिख सकते हैं, और इधर मार्जिन रहेगा, ठीक है। ये दो चीज़ आपको छोड़ के इसमें आप यहाँ से चालू करोगे, मैंने बताया कि इंट्रोडक्शन, ये 3 लाइन में अच्छे से इंट्रोडक्शन उसको दिख जाएगा। ये मिडिल पार्ट है, क्योंकि आपने 800 वर्ड पढ़ के आए हैं और आपको सिर्फ 300 वर्ड में लिखना है। 800 पढ़ के आए हो ना, घर से पढ़ के आओगे, जब मेहनत करोगे तो पढ़ के आओगे। अब तुमको इतने में लिखना है, अब लिखना भी है, डायग्राम भी बनाना है, दोनों चीज़ इसी में करना है। तो ये डायग्राम ऐसा कुछ बना सकते हो, एक मैं ऐसा बनाता था, एक यहाँ से फ्लो चार्ट, ये यहाँ से फ्लो चार्ट। अब जैसे मान लो पवेट का टॉपिक है, अब आपको बोल दिया कि संघीय व्यवस्था बताएं, तो आप बताओगे यहाँ पे, यहाँ लिखोगे सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ लिखोगे स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ लिखोगे आप डिस्ट्रिक्ट गवर्नेंस, ठीक है। ऐसे लिखोगे, ये आपने डायग्राम बना दिया, वो देख लेगा कि इसको आता है ये चीज़ें। उसके बाद आप अगर यहाँ ये बना दिए तो यहाँ रिपीट करने की जरूरत नहीं है आपको, ये आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दो कि द स्कीमेटिक डायग्राम, यहाँ पे जो जो डायग्राम है वो वो एक सेकंड बस, वो एक्सप्लेन कर रहा है कि मैंने डायग्राम बना दिया, वो ये एक्सप्लेन कर रहा है कि उसके 3 स्तर क्या हैं, 3 स्तर यहाँ डायग्राम में दिखाए गए, आगे अपना बढ़ गए। तुम्हारा डायग्राम से क्या होगा, एक तो तुम्हारे वर्ड भी सेव होंगे, ठीक है। उसके बाद जितना स्पेस है बाकी, इसके बाद इसकी डिटेल में चले जाओ कि यहाँ यूनियन गवर्नमेंट इतने डिपार्टमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट इतने होते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से होता है, उसके नीचे पंचायत राज होता है, ये अगला चले जाओ। ये मैंने एक बताइए, मैं कोशिश करता बताने की कि डायग्राम कई बार ऐसे बनाता था मैं, कई बार जहाँ बहुत किसी चीज़ में बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व हों। कोई टॉपिक अभी बताएं तो मैं जैसे किसी को कोई टॉपिक हो तो बीच में बता देना, तो मैं कोई क्वेश्चन हो, टॉपिक हो कोई जैसे, तो मैं उसको एक्सप्लेन करके बता दूंगा, मैं रहता तो कैसे उसको अप्रोच करता। अ, तो जैसे बहुत सारे कई फैक्टर इन्वॉल्व हो, तो कई बार मैं लास्ट में डायग्राम, ये एक पेज हो गया, इसमें लिखते चले गए, अगला पेज में गए, और जहाँ बहुत सारा तुम्हारा चीज़ बचा भी है बताने को, तो एक बीच में डायग्राम बना लिया। जैसे कि पॉलिसी मेकिंग है ना, नीति निर्धारण आप लोग बोलते हैं, जैसे नीति यहाँ बनेगी तो नीति में क्या फैक्टर होंगे, तो यहाँ मैं छोटे छोटे करके ऐसा बना देता था कई बार जल्दी में, क्योंकि आपको ज़्यादा बताना है। तो यहाँ लिख सकते हो शासन हो गया, यहाँ आपका प्रशासन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके सिविल सोसाइटी हो जाएगा, सिविल सोसाइटी ग्रुप, यही हो। लास्ट में आप ऐसा भी डायग्राम बना सकते हो। ये इससे आपका मैंने बताया कि कम शब्दों में आप लोग ज़्यादा दिखा पाओगे कि मेरे पास मैं पढ़ के आया हूँ, नॉलेज है, और आप अपने आंसर को सही तरह से स्ट्रक्चर कर पाओगे। ये मेंस आंसर की टेक्निक जो मैंने हर एग्ज़ाम में दी है, और उसमें मेरे को ठीक अच्छे नंबर हमेशा ठीक आए हैं, ये उसकी टेक्निक है। इसके बारे में कोई डाउट हो तो पूछो, फिर मैं इसके बाद मेंस का और कुछ बताओ इसी मेंस के बारे में। हाँ बताओ। कुछ मैटर नहीं करती राइटिंग, मतलब राइटिंग की साफ साफ होनी चाहिए, उसको गुस्सा ना आए। देखो मैंने वही बोला, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, वो तुम्हारी बस इतना ही सोचो कि वो तुम्हारी कॉपी लिया है और वो चेक कर रहा है, और वो तुम्हारी कॉपी 1000 कॉपी में से एक है। वो जैसे ही आया उसके बाद रोल नंबर कुछ नहीं आता, वो निकाला कैसी क्या है। राइटिंग समझ में आनी चाहिए। मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, देख लिए होगे अभी तक तुम लोग। समझ में आनी चाहिए, मतलब थोड़ा अगर आपकी राइटिंग आपको लगता है कि ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो उसकी टेक्निक यह है कि फिर दूर दूर लिखना चालू करो, ठीक है। यहाँ ऐसा ऐसा मैं मतलब मैं ऐसा बिल्कुल इंडिया इज ऐसा करके दूर दूर लिखना चालू करो, उससे समझ में आना चाहिए। राइटिंग मैटर नहीं करती है। मेरे जितने बैचमेट हैं आईएएस में जितने सिलेक्ट हुए, आईपीएस में जितने सिलेक्ट हुए, राइटिंग ज़्यादा की अच्छी नहीं है। और बताओ। नहीं, शॉर्ट आंसर में आप अगर बिल्कुल कितने मार्क्स, 6 मार्क्स, कितने वर्ड का करीब करीब, आपको शॉर्ट आंसर में ज़्यादा पता होगा, मेरे ख्याल से जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 लाइन में आप नहीं कर पाओगे डायग्राम, अगर किनारे कुछ बनाना चाहो, कुछ दिखाना चाहो, बात अलग है, लेकिन शॉर्ट आंसर में प्रेफरेबल नहीं है, क्योंकि शॉर्ट आंसर पता होगा, आप लिख लोगे उतनी लाइन।
मध्य प्रदेश की एक शॉर्ट में इधर किनारे देखो, मैप भी बनाना पूरा ऐसा मत बनाना कि ये पूरा कवर कर ले, ठीक है, इधर ऐसा नहीं कवर कर ले, ठीक है, ये बना के कि पूरा ये डायग्राम तुम्हारा किनारे साइड बना के यहाँ लिख दिया ऐसा, मैप छोटा बना दोगे। हाँ, अगर मेरे ख्याल से जो जिसमें मैप बनाने का आएगा वो ज़्यादातर बड़े क्वेश्चन आएंगे उसमें, लेकिन 200 वर्ड में आएगा तो मैप भी उसमें भी अपना स्पेस बताते हुए किनारे बताते हुए यहाँ लिखना चाहिए। ठीक है, बताओ आप, बीच में कोई पूछ रहा था। हाँ, यही शॉर्ट में मेरे ख्याल से नहीं है, बाकी बड़े में तो बनाना चाहिए, फायदा ही हुआ। एमपीपीएससी में मैंने जो एग्जाम दिया था, एमपीपीएससी का एक ही मेंस दिया था, उसके बाद मेरा सिलेक्शन यूपीएससी में हो गया था, तो एमपीपीएससी में मैंने बहुत डायग्राम बनाए थे। मतलब उसमें ये मेरे को अभी तक क्वेश्चन याद है, उसकी ये पूछा था कि यही वाला एक जो मैं पूछा था, मृदा जो सॉयल है उसकी एमपी, वो पूरा एमपी की मैंने डायग्राम बना के आया था। एक मैंने तो ये भी किया था, आपको बताऊं कि एक ये पूछा था कि कितने तरह के नृत्य जो पूछता है संस्कृत, नृत्य में भी मैंने नृत्य तो डिस्क्राइब करा ही थे संस्कृत, उसके भी डायग्राम बना के, एमपी का डायग्राम जो बना के, यहाँ पे सैला होगा, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे कर्मा होगा, ये सब बना के मैंने बता दिया था। इससे आपको आपको पता, उसको पता रहता है कि आप ये पढ़े हो, आपको पता है कि कर्मा कहाँ होता है, आपको पता है कि भगोरिया कहाँ पे होता है, ये पता नहीं तो कैसे दिखाओगे उसमें, तो आप बना दो। और बताएं। हाँ, मैंने यार ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने पॉइंट वाइज लिखे थे, ठीक है, पॉइंट वाइज भी लिखोगे, दोनों तरह के हैं, दोनों सब लोग मतलब सिलेक्ट हुए हैं, पॉइंट वाइज भी लिखे हैं, पैराग्राफ भी वाइज लिखे हैं। मैंने पॉइंट वाइज लिखता था, पॉइंट लेकिन बड़े बड़े होते थे, मतलब कि इतना पोर्शन 4-5 लाइन का एक पॉइंट होता था, उसके बाद फिर अगला तुरंत ही पॉइंट, अगला यहाँ डाल के यहाँ, अगला फिर यहाँ डाल के, ऐसा करके करता था। तो मैं 4-5 लाइन का एक एक पॉइंट बना के फिर मैं आगे बढ़ता था। तो मैंने पॉइंट वाइज लिखे हैं, कई लोग पैराग्राफ वाइज लिखते हैं। मेरा ये मानना है कि पैराग्राफ भी लिखो तो बहुत बड़ा मत लिखो, सेंटेंस भी लिखो तो बहुत बड़ा मत लिखो, थोड़ा, मतलब आपको फ्लावरी लैंग्वेज, बहुत अच्छी लैंग्वेज हिंदी, अपना ज्ञान दर्शाना नहीं है वहाँ पे, इतना है कि जल्दी उसको समझ में आए, उसका इंटरप्रिटेशन वो जल्दी कर ले। छोटे सेंटेंस, पैराग्राफ भी लिख रहे हो तो 4-5 लाइन के बाद पैराग्राफ तोड़ दो। हाँ, ऑप्शनल में ज़्यादातर पैराग्राफ प्रेफर रहता है, ऑप्शनल में ज़्यादातर लोग ओल्ड स्कूल के रहते हैं। ऑप्शनल में जो टीचर रहेंगे आपके, बहुत पुराने जो कॉपी चेक करने आएंगे, वो उस समय स्टाइल ऑफ राइटिंग और सब मिला के पैराग्राफ ज़्यादा है। जीएस में तो आपको पॉइंट वाइज में ज़्यादा आप भी कंफर्टेबल हो जाओगे लिखते लिखते, और सबको पसंद भी आता है जीएस में। हाँ, कंक्लूजन में बता रहा हूँ, जैसे कोई क्वेश्चन बताओ तो मैं कंक्लूजन बता दूंगा, तुम लोग अभी क्या पढ़ रहे हो, जब तक क्वेश्चन ढूंढो। और बताओ, कोई पूछना चाहता मेंस के बारे में, आंसर राइटिंग के बारे में। देखो, मेंस के आंसर राइटिंग से एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, फियर निकलना बहुत ज़रूरी है, अंदर का जो डर होता है वो निकलना बहुत ज़रूरी है। इसकी ये कैसे निकलेगा मैं बताता हूँ, एक और चीज़ क्या है, जैसे बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, वैसे ही अभी जैसे हम लोग उस समय देते थे वही है, जो डर निकलना मैं बात कर रहा था, आंसर राइटिंग के समय डर निकलना जरूरी है। वो इसके बाद वो ऐसे निकलेगा, मैं बोला रोज मैं आंसर, मैंने ऐसा, जब मैं तैयारी कर रहा था मैंने ये ठान लिया था कि बिना तो 10 क्वेश्चन लिखे मैं सोने नहीं जाऊंगा रात में। तो मैं कहीं से भी, मान लो कहीं से भी आया किसी दिन, कहीं पूजा वूजा में जाना पड़ गया जबरदस्ती, तब भी मैं आता था, बिना क्वेश्चन लिखे सोता नहीं था मैं। और उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपको बिल्कुल ही पता ही नहीं चल रहा क्या लिखें क्या लिखें, अटेम्प्ट करो उसको। जो आप घर पे बैठ के 10 क्वेश्चन रोज लिखोगे, 10-15, उसको अटेम्प्ट करो, कुछ भी लिखो, अपने टीचर को दिखाओ, कोचिंग में दिखाओ, अपने पीयर्स को दिखाओ, आसपास दिखाओ, अटेम्प्ट करना चालू करो। जब तुम अटेम्प्ट करना चालू करोगे, 5-6 महीने बाद देखोगे कोई भी क्वेश्चन आता है उसका आप ठीक ठाक आंसर एक निकाल लेते हो। ये सब जो तैयारी होती है हम लोग जो करते आते हैं, ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, इसमें ये सब बैठता चला जाता है। फिर वो धीरे धीरे, जब आपका क्वेश्चन कोई भी थोड़ा अलग आएगा, आपको बहुत झटका नहीं लगेगा, आपका दिमाग और आपका जितनी तैयारी की वो मिल के आप कई क्वेश्चन जो आप सोचते थे कि अटेम्प्ट नहीं कर पाओ, कर लोगे। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और ये आप अपने आप में बदलाव होते देखोगे। तो डर निकलने के लिए मैंने बताया, रोज 10 से 15 क्वेश्चन टारगेट बनाओ, लिखना ही है, और लिख के बाद ही उस दिन का एंड करना है। अब बताओ कोई क्या कुछ बोल।
ठीक है। देखो, जब तक तुमको कोई चीज़ क्या हो रही है उसकी जब तक तुमको समझ नहीं आएगी ना, समझ कि ये चीज़ क्यों हो रही है, इसके पीछे का हिस्ट्री क्या है, ये चीज़ें समझ जाओगे, समझ लो पहले क्या है। और जब तुम समझने लगोगे चीज़ों को ना, तब तुम अपनी लैंग्वेज अप्लाई कर सकते हो। अगर कोई चीज़ तुमको समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो तुम फिर रट्टा जो जो पेपर में निकला है वही लिखोगे, वही लिख पाओगे, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन एक बार समझ लो और लैंग्वेज नॉर्मल लैंग्वेज में, उसके बाद तुम अपनी लैंग्वेज लिखो। हर आंसर तुमको अपनी लैंग्वेज में ही लिखना लास्ट में। लास्ट में जब प्रेशर रहेगा ना कि टाइम कम है और इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तुम्हारा पुराना याद जल्दी नहीं आएगा और वो तुम्हारा अपनी लैंग्वेज आएगा। और अपनी लैंग्वेज इसलिए डेवलप करने को मैं बोल रहा हूँ। डेवलप कैसे होगा? जब तुम रोज लिखोगे तब तुम्हारी लैंग्वेज डेवलप हो जाएगी। तुम्हारी लैंग्वेज जब तुम करोगे ना ये सब तैयारी, और जो रोज 10 क्वेश्चन लिखोगे, तुम्हारी लैंग्वेज जो न्यूज़पेपर वाले लिखते हैं ना, जो आपका हिंदुस्तान लिखता होगा या आपका दैनिक भास्कर, उससे अच्छी हो जाएगी। एक समय जब मैं तैयारी करता था, पहले मैं सोचा हिंदू या इंग्लिश में, हिंदू जब था कैसे इतनी अच्छी लिखता है, क्या करता है क्या मैं, और जब मैंने लिखना चालू किया तो मेरी लैंग्वेज उससे कम नहीं थी। जब लिखोगे तो तुम्हारी लैंग्वेज उससे भी अच्छी हो जाएगी, तो उसको लिखना है, बस ये है। कोई क्वेश्चन बता रहे थे क्या? हाँ, ठीक है। तो तुमसे वो पूछ रहे हो इसका कंक्लूजन क्या होगा। ठीक है। देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मेरे पुरानी यादें जो आ रही हैं, तैयारी जब मैं किया था, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना तो यूनिटरी है ना फेडरल है। ज़्यादातर फेडरल की तरफ इंक्लाइंड है ना। फेडरल की तरफ हम लोग बोलते हैं कि फेडरल पावर भी है। तो लास्ट में जो तुम कंक्लूजन दोगे ना, तो इसमें तुम ये देख सकते हो, इसको लिखने का तरीका होता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायनेमिक है। डायनेमिक है मतलब, डायनेमिक का मतलब है प्रगतिशील है, चल रहा है वो, है ना। जैसी सिचुएशन आती है वैसा अडॉप्ट करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसके हिसाब से सबसे अच्छा जवाब दे सकता है। ये तुम्हारा विद पॉजिटिव सोच कंक्लूजन खत्म हुआ। यही कंक्लूजन तुम्हारा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डायनेमिक कॉन्स्टिट्यूशन, और जैसी परिस्थितियां आती हैं उसके हिसाब से अपने मोल्ड के उसने बेहतर रिजल्ट आज तक दिए हैं। ये है तुम्हारा कंक्लूजन। समझ गए? और क्वेश्चन एक पूछ लो, अगर तुम, मैं कोई क्वेश्चन बताता हूँ तो ये इस तरह से पॉजिटिव कंक्लूजन देना है तुमको। जब तुम पॉजिटिव कंक्लूजन दोगे तब वो लास्ट में तुम्हारा आंसर पूरा हो जाता है। और कुछ अगर ऐसा है क्वेश्चन बताओ। देखो, कंपलसरी तो ऐसा कुछ चीज़ नहीं है। अगर तुमको अपना एनसीईआरटी की बुक, हमेशा से ये माना जाता है कि पुरानी एनसीईआरटी जो हैं वो अच्छी लिखी गई हैं, और उससे तुम्हारा माइंड का समझ और जो तुम्हारा एरिया है पढ़ने का वो बढ़ता है। तो अगर एनसीईआरटी के लिए तुम्हारे पास टाइम हो, बिल्कुल एग्ज़ाम अभी सामने ना हो और एग्ज़ाम अगर मान लो बाद में है, तुम हमेशा टाइम निकाल सकते हो एनसीईआरटी, अच्छा ही फ़ायदा ही होगा उससे। और अगर टाइम नहीं है, एग्ज़ाम पास आ रहा है, प्री है, उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं, फिर आप या तो कोचिंग से, मतलब जो नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ो। ज़्यादातर देखो, फ़ायदा क्या होता है, हमें हमेशा अपना ही रिसर्च नहीं करना चाहिए, दूसरे जो कर चुके हैं उनसे भी कुछ ले लेना चाहिए। तो जैसे यार कोचिंग आपको नोट्स बना के देंगे मान लो, तो फिर उसमें वो इंक्लूड रहेगा तो उससे पढ़ लो, डबलिंग ना हो। लेकिन अगर बहुत टाइम बची, एग्ज़ाम बाद में है, तो आप पढ़ सकते हो, इतना ही। यार मेरे को तो ऐसा फील नहीं आया, मेरे को लगा था कि मैं इस बार क्वालिफाई, मेरा पेपर, क्योंकि मेरा ये उसके पहले मैं आईआरएस में था, मैं बताया, और मैं दूसरे टाइम में आईआरएस क्वालिफाई कर गया था, और तीसरे टाइम में आईएएस। तो मेरे को समझ में आ गया कि पेपर किस तरह जाने से इतना शॉकिंग नहीं था। आपको पेपर देते भी हो तो कुछ कुछ समझ में आता है कि पेपर किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और जब मेंस का रिजल्ट आता है, ये सब है, तो आपको पता चल जाता है कि किस लेवल पे आप खड़े हो। और जब तैयारी करते करते आपस में मिलोगे तो पता चल जाएगा किस लेवल में क्या है, एग्जाम क्या है। इतना शॉकिंग नहीं हो जाए, पता चल जाता है कि कुछ तो आएगा कहीं ना कहीं, कुछ तो आएगा। अब वो सीधे, हाँ, ये सीधे जब आईएएस में सिलेक्शन हुआ फाइनली, तो ये बताना मुश्किल रहता है कि आईएएस में मिलेगा, आईपीएस मिलेगा, आईआरएस मिलेगा, ये बताना मुश्किल होता है। वो आईएएस मिल जाए तो अच्छा है, अच्छा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बताएं। कोई पूछा?
देखो कुछ चीज़ें कई आंसर में या कई ऐसे टॉपिक होते हैं जिसमें आपको जो चेक करने वाला है वो एक्सपेक्ट करता है कि आप वो चीज़ें बताएं, है ना। अब जैसे मान लो आपको पूछ लेगा वो कि इंडिया की शुरू में पॉलिसी जो रही थी, इकोनॉमिक पॉलिसी या कुछ भी रहा था, तो आप 5 ईयर प्लान्स अगर नहीं लिखोगे उसमें, है ना, 5 ईयर प्लान्स रहा था, 5 प्लान बना, ये सब जो भी प्लान बनते रहे चल, तो ये 5 ईयर प्लान्स आपको मेंशन करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो वो सोचेगा कि इसने सतही तौर पे पढ़ाई की है, नहीं किया। यही कीवर्ड है आपका, ठीक है। तो ऐसे चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो कीवर्ड बन जाते हैं आगे चल, वो आपको मेंशन करने पड़े, इतने ही। तो और कुछ बताना है? हाँ बताओ। हाँ, मेरा ये मानना है कि अगर मान लो कुछ क्वेश्चन दो तीन, हमेशा एक या दो क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, एक या दो जो आपको शायद नहीं आएंगे और बिल्कुल ही नहीं आएंगे। अगर बिल्कुल ही नहीं आते तो फिर छोड़ सकते हो, उतना टाइम आप दूसरे में अच्छा दे सकते हो। ये है, ऐसा नहीं है कोई, मतलब मेरे को तो ऐसा आदमी नहीं मिला, पता नहीं अब होते होंगे, कि जो सब जानता हो सब क्वेश्चन कर देता हो। मतलब मेरे तैयारी करते समय तो ऐसा कोई ना मैंने किया है। तो मैंने तो एक दो क्वेश्चन हमेशा हर पेपर मेरे एक या एक तो छूटता ही था। जब कुछ भी नहीं आता तो क्या लिखोगे, मतलब आपको कुछ भी नहीं पता है जिसके बारे में, आपको सैला नेते पूछ देगा या कर्मा नेते, आपको पढ़ ही के नहीं आए हो तो क्या लिख दोगे, मतलब क्या क्या करोगे वो। बाजा बजता है, डांस करते हैं, ये सब तो मजा नहीं आएगा उसको भी। तो छोड़ सकते हो जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, ये है। तो और कोई टॉपिक या कुछ? हाँ जी, बता दें क्या है ये? हाँ, अच्छा, साइंस एंड टेक वाले, मतलब मेंस के ही ना? हाँ ठीक है। जैसे, हाँ हाँ, तो साइंस के क्वेश्चन जैसे कुछ कुछ मेरे को अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। अब साइंस के क्वेश्चन अभी क्या कहते हैं जैसे, हाँ देखो जो बिल्कुल नॉर्मल है उसमें कुछ नहीं, बेसिक क्या होता है, एसिड क्या होता है, उस समय रिफ्रैक्शन आता था, रिफ्लेक्शन आता था, क्या होता है, ये सब फिनोमेना क्या होते हैं। बायोलॉजी में कुछ आता था क्वेश्चन, बायोलॉजी में आता था कि आप वो बना के दिखाएं, पाचन तंत्र या जो भी। तो वो सब डायग्राम तो आपको बनाने पड़ेंगे। आपको डायग्राम बना के आपका आंसर की वैल्यू बढ़ जाती है। मैं फिर से बताऊं, डायग्राम आपको बनाना, साइंस के क्वेश्चन में जहां भी डायग्राम का मौका मिले आपको डायग्राम बनाना। सैटेलाइट के बारे में क्वेश्चन आता है, मैं सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जैसे ये सब है, आप दिखा सकते हो कि सिंपल दिखा सकते हो, ये है आपका अर्थ, ये जियो सैटेलाइट 35,000 किलोमीटर के उस पर रहता है, यहाँ पे सैटेलाइट है, ये आप दिखा दो कि ये 35,000 है, ये सैटेलाइट दिखा दो, हो गया। उसको आगे बोलने की जरूरत नहीं है, बाकी आप उसके बारे में लिख दो कितने तरह के इंडिया में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैं, दिखा सकते हो आप, बिल्कुल आपको। हाँ अच्छा, नोट्स का, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरे नोट्स बाद में कोई ले गया, पता नहीं कौन ले गया वो। तो नोट्स का ऐसा है कि, हाँ, रिवीजन और नोट्स एक टॉपिक लास्ट में छूट गया। देखो, ह्यूमन माइंड की जो कैपेसिटी है, जो जिस तरह से ह्यूमन माइंड काम करता है, अभी आप सब पढ़ लोगे, आज जो टॉपिक पढ़ा है आपको बता दूंगा मैं, और आपसे 2-3 दिन बाद तक इससे बात करूंगा, आप अच्छे से बताओगे। 7 दिन के बाद उसका 5% मतलब 20% याद रहता है, और उसके 1 महीने बाद आपको 10% भी याद नहीं रहेगा। आप कुछ बोलूंगा तो आप बोलोगे हाँ शायद पढ़ाया था। तो इसलिए हम लोग जब पढ़ते थे, हम लोग का पूरा ग्रुप था जब, तो पढ़ते थे तो हम लोग बोलते थे रिवीजन इज की। रिवीजन ही करना पड़ेगा, रिवीजन नहीं करोगे तो दिमाग में बार बार बैठेगा नहीं। और जब रिवीजन 4-5 बार कर लोगे तो दिमाग में जाके बैठ जाएगा वो जाके। तो लेकिन रिवीजन ये नहीं हो सकता, रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि आज आपको टॉपिक पढ़ाया, 6 पेज में आपने उसको निकाला है, और अगले बार भी रिवीजन करने बैठो तो आप 6 पेज पढ़ो, क्योंकि आपको शॉर्ट में रिवीजन करना है, कुछ ऐसा करना है कि याद आ जाए वो आपका। तो जो नोट्स बनाते थे, नोट्स आप नहीं बनाते, तो मैं कैसा बनाया था नोट्स, मैंने याद रखने के लिए कि कौन सा नृत्य कहाँ होता है या कौन सी मिट्टी कहाँ है, मैंने जो अपने इतने बड़े A4 शीट ले लिए थी, A4 शीट पे A4, कई जगह A3 ले ली थी बड़ी वाली। उसमें मैप बना के, एमपी का मैप बना लो, आपको प्रैक्टिस भी होती रहेगी एमपी का मैप बनाने की। और जैसे उसमें लिखा है कि भगोरिया नृत्य कहाँ है, तो भगोरिया कहाँ होगा, भिंड साइड, भिंड मुरैना साइड, मतलब भिंड मुरैना नहीं, झाबुआ और अलीराजपुर साइड होगा। तो आप जब एमपी का मैप बनाओगे, मेरे को अब याद नहीं आ रहा है, एमपी का मैप यहाँ उसका सर है और ऐसा करके, ऐसा ऐसा करके लास्ट में यहाँ से घुसता है, मान लो ये ऐसा है, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, मान लो ऐसा है। तो मैं याद करने के लिए, क्योंकि आपका दिमाग हमेशा ये
ये स्टडी है और दिमाग आपका काम करता है। बोलते हैं कि अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, है ना। एक पिक्चर जो होती है वो 1000 वर्ड के बराबर होती है। आप यहाँ पे याद करते समय मैंने ऐसे नोट्स बनाए थे, यहाँ लिख दिया था मैं यहाँ पे कि धार झाबुआ, और यहाँ लिख दिया भगोरिया, हो गया ये। ठीक है, इस टाइप से। बुंदेली होगा तो बुंदेलखंड एरिया में होगा, यहाँ पे ये बना दिया। ये आपको प्री में भी करेगा, मदद करेगा आपको विजुलाइज करने में, प्री में मदद करेगा। और मैंने इसके एक कदम आगे बढ़ के, जैसे यहाँ बुंदेली लिखा है तो बुंदेली के बारे में 5 पॉइंट जो एग्जाम में आने हैं यहाँ लिख लेता था। और जब मैं रिवीजन करता था तो मैं अपना ये जो बनाया था इसको ऐसा खोल के रख लेता सामने, और ऐसे पढ़ लेता था तुरंत तुरंत, माइंड से तुरंत याद हो जाता था। तो नोट्स बनाने, ऐसे बनाने नोट्स कि जो तुम एग्ज़ाम के 1 महीने पहले रिवीजन चालू हो जाना चाहिए। 1 महीने पहले पूरा रिवीजन, नया ज़्यादा नहीं। क्योंकि क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो तुम्हारे पेपर सेट होते हैं ना वो एग्ज़ाम के 1 महीने पहले सेट हो जाते हैं। भाई मैं बोला आप पुराना पता करो, पुराना जो क्वेश्चन आए थे और पुराने जो घटनाक्रम हुए थे, आप ये देखोगे कि एग्ज़ाम जिस दिन डेट है उसके 20-25 दिन पहले का शायद नहीं आता है। हमने जब जब मैं तैयारी करता था देखता था, उसके 1 महीने पहले आपका जो टाइम है वो नया चीज़ नहीं पढ़ना, रिवीजन करना है। तो रिवीजन करने में नोट्स, मैंने बताया नोट्स अभी जो बनाने हैं, नेशनल अलग, इंटरनेशनल अलग, स्पोर्ट्स अलग, वो सब नोट्स बना बना के उसको इस फॉर्म में लिखो, अपनी राइटिंग में लिखो, और ज़्यादातर हो सके तो छोटा लिखो, ताकि तुमको उस दिन पढ़ने में और रिवाइज करने में आसानी हो। फिर जब 1 महीना करोगे तो उस वो पूरा जो आपकी ग्रंथि है, वो आपको 1 महीना जब आप चालू कर रहे हो रिवाइज करना, वो आपको 15 दिन में पहला रिवीजन हो जाना चाहिए। 15 दिन में जब एक बार उसको पढ़ लोगे कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आ जाएगा, बिल्कुल। फिर अगला रिवीजन उसी का अगले 7 या 8 दिन में हो जाना चाहिए। उसके बाद अगला रिवीजन उसका 3 दिन में हो जाना चाहिए। इतना पढ़ लोगे तो पूरा क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, और तुम्हारा पूरा ये सब तुमको कोई रात को उठा के भी कह देगा ना आंसर लिख दो तो लिख दोगे। रिवीजन होना चाहिए। और रिवीजन के लिए नोट्स कैसे बनाओ तो ये इंपॉर्टेंट है। फिगर में बनाओगे, ऐसे फिगर बनाओगे, कुछ कुछ बनाओगे, तुमको भी आसानी होगी पढ़ने में, याद करने में भी आसानी होगी। खुद खुद का बनाओ, दूसरों के नोट्स बाद में, जब एक साथ नोट्स इतने बड़े बड़े हैं ना, जब वो आएगा एग्जाम की, जब बचा हुआ है तुम्हारे पास 1 महीने, नहीं कर पाओगे। मैंने करके देखा था, फिर मैं अपने, नहीं होता मार्केट में बिकने से। मैं तो ये किया था, मार्केट में बिकने वाले नोट्स का भी अपना नोट्स बना लिया था। मार्केट में जो नोट्स बिक रहे थे ना, उस समय ज्योग्राफी में पढ़ रहा था, ज्योग्राफी का नोट्स था, उसको देख के अपना नोट्स बना लिया था। कम शॉर्ट, ऐसा कि जो तुमको समझ में आए, तुम्हारी लास्ट में ना तुम्हारी राइटिंग ही तुमको समझ में आएगी, और वही तुमको कॉन्फिडेंस दिलाएगी, दूसरे का नोट्स नहीं दिलाएगा। बताओ, और कुछ बचा है तो बताते जाओ, बोलते जाओ, बोलो, मेरे पास टाइम है। हाँ। देखो यार, ऐसा कुछ नहीं है, ये जो सुने हो ये सब कुछ नहीं है। हर लैंग्वेज लिखे, मैंने बताया ना, ये सब लैंग्वेज लिखते रहो, अपने आप सीख जाओगे। और जीएस लिखने की कोई ज़्यादा लैंग्वेज, जीएस में तुमको फैक्ट चाहिए, लिखते रहो। सेंटेंस बनाते हो, सेंटेंस ऐसा नहीं, मतलब सेंटेंस प्रॉपर बने, जो आप सेंटेंस हिंदी में बनाते हो वो प्रॉपर सेंटेंस बने। बहुत बड़े भारी वर्ड नहीं यूज़ करना, ऐसा मत कर देना कि ये कालजयी है और ये है, इस टाइप का नहीं यूज़ करना है। आराम से, ठीक है, नॉर्मल वर्ड यूज़ करो। हमेशा नॉर्मल वर्ड्स जो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, थोड़ा सा उसमें ठीक ठाक मिला के, वही काम आता है। कोई लैंग्वेज अलग नहीं है, आंसर लिखोगे तो आ जाएगा। अब बताओ। रिवाइज कर, यही तो आपको करना, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट रिवाइज कैसे होगा? रिवाइज होगा, रिवाइज देखो, और भी रिवाइज, क्या क्या करते समय, हाँ बढ़ेगा, इसीलिए ना, इसीलिए। तो एक और एडिशन कर लो, चलो तुम्हारा क्वेश्चन अच्छा है, एक और एडिशन कर लो कि रविवार को मैं ये करता था, मैं बाकी चीज़ नहीं पढ़ता था, रविवार को नया एडिशन ज़्यादा, एक हफ्ते का जो था उसको एक बार रिवाइज कर लेता था। ठीक है, रिवाइज करो फिर भूल जाओगे। तो जो लास्ट का 1 महीना है ना, वो यही काम करना है। वो जब एक बार रिवाइज करोगे, 15 दिन में पहला रिवीजन होगा, 7 दिन में अगला रिवीजन होगा, 3 दिन में अगला रिवीजन होगा, सब ऐसा याद हो जाएगा ना कि बिल्कुल राडादार लिखते चले जाओगे। ये है बेसिकली रिवीजन हो जाएंगे। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट, रिवीजन के बिना अगर नहीं करोगे कुछ नहीं याद आएगा वहाँ पे। मैगजीन, देखो यार, दो दो तीन चीज़ें हैं। एक तो मैं न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही चाहिए जो भी। हिंदी में अभी कौन सा बता रहा है, मैं बहुत दिन से हिंदी का। हाँ,
देखो जागरण है, भास्कर, हाँ भास्कर का मैं एडिटोरियल पढ़ता हूँ। हाँ एडिटोरियल अभी पढ़ता हूँ भास्कर का। उसमें राजदीप सरदेसाई और सब लोग का एडिटोरियल आता है, अच्छा एडिटोरियल आता है। हाँ लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको एक चीज़ अच्छा पूछ लिया तुमने। देखो तुम लोग तैयारी कर रहे हो सिविल सर्विस की ना, शासन का अंग बनने जाओगे, शासन का अंग बनना है सबको। कई बार एडिटोरियल जो आते हैं ना बहुत निगेटिव आते हैं कि सरकार ये नहीं कर रही, सरकार वो नहीं कर रही। हर आदमी का देखने का नजरिया, हम लोग शासन में जब पहले थे हम लोग तो भी हम लोग ऐसे ही देखा करते थे, लेकिन जब शासन में तो समझ में आता है कि नियम कानून से क्या काम होते हैं क्या नहीं होते। आपको एडिटोरियल पॉजिटिव पढ़ना है, ठीक है, जिससे पॉजिटिव जानकारी ले सके। और जो निगेटिव पार्ट है ना कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, उसको निकाल के अलग कर देना। इसीलिए यहीं पे रोल आता है कि आप आंसर लिखो और आंसर चेक कराओ किसी से, या तो कोचिंग में करा सको या कहीं भी जो भी आपका मार्गदर्शक है, पथ प्रदर्शक है, उससे करा सको। निगेटिव चीज़ें किनारे, इसके लिए नहीं बने हैं, शासन का अंग बनना है शासन के हिसाब से और पॉजिटिव सोच के अच्छे काम करने के लिए, ठीक है। तो वो एडिटोरियल में क्या क्या हटाना है वो भी धीरे धीरे पढ़ने में आ जाएगा। हर जैसे बताओ, पॉजिटिव लिखो, पॉजिटिव, पॉजिटिव। एक एक सेकंड गैप ले लूँ मैं। सर, हेलो। निगेटिव को पॉजिटिव बनाओ, यही है। जैसे बताओ ना, बताओ क्या है जैसे। देखो वो भी आपका, जितने क्वेश्चन मैंने ऐसे देखे वो भी आपका माइंड यही पर रखने के लिए है कि आप आलोचना करने जाओ, आलोचनात्मक दृष्टिकोण, लाइक क्रिटिकली एनालाइज जो बोलते हैं ना जिसको। क्रिटिकली एनालाइज का मतलब सिंपल ये नहीं होता कि सब आलोचना ही करने लग जाओ। आलोचना मतलब उसमें पॉइंट लिखो कि ये चीज़ हो सकती थी। आपको आलोचना करनी है लेकिन सकारात्मक रवैया अपनाना है, मतलब कि ये चीज़ छूट गई हैं, ये चीज़ हो सकती थी। इस तरह से आलोचना करना है कि ये टॉपिक ये भी इंक्लूड कर लिया जाता तो और अच्छे परिणाम होते। ये है आलोचना करने का तरीका। ये नहीं होता कि ये छूट गया तो इससे ये हो गया, इससे ये दुष्परिणाम अभी तक हमें भुगतने पड़ रहे हैं, इस टाइप का नहीं। ये नहीं लिखना है, ये लिखना है कि अगर ये चीज़ और हो जाती तो हो सकता है उसके सकारात्मक परिणाम हमें अभी भी देखने मिलते हैं। इस टाइप से लैंग्वेज, यही लैंग्वेज का थोड़ा सा अंतर है। और कुछ? जॉब के साथ प्रिपरेशन डिपेंड करता है कि जॉब आपकी कैसी है। मैंने भी शुरुआत में जॉब के साथ, पहला सिलेक्शन इनफैक्ट मेरा जॉब के साथ हुआ था। तो जॉब के साथ अगर आपकी 9 to 5 जॉब है तो घर में आके आप 4 घंटा आपको देना पड़ेंगे। 4 घंटे बाद में आके आपको आंसर राइटिंग ये सब करना पड़ेगा। सुबह उठ के आपको 1-2 घंटा पढ़ाई करनी पड़ेगी, रिवीजन करना पड़ेगा। जॉब के साथ मेहनत ज़्यादा होती है, लेकिन कई लोग किए भी हैं और करते हैं और जॉब के साथ भी निकले हैं लोग। तो अगर आप जॉब, ऐसी मजबूरी है कि आप जॉब नहीं छोड़ सकते हो, करना ही है, तो फिर रात में आके घुटो, सुबह आके करो। छुट्टी के दिन आपको बिल्कुल लगना रहना पड़ेगा। वो तैयारी बेसिक से आप चालू करें, पेपर पढ़ना चालू करें। एनसीईआरटी ये सब फाइनल ईयर में है ना अभी, तो एनसीईआरटी पढ़ना चालू करें। पुराने पेपर, हाँ तैयारी के लिए सबसे एक जो मैंने सबसे शुरुआत का स्ट्रेटजी अडॉप्ट की थी वो ये था कि पुराने पेपर जितने हैं निकाल लो। 10 साल के पुराने पेपर उठा लो, चाहे वो प्री के लिए चाहे मेंस के लिए है। वो लगाना चालू करो, वो उसको पढ़ना चालू करो, तो आपको ये समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको किस तरह की स्ट्रेटजी आज तक आगे तक अपनाना है। पुराने पेपर हमेशा आप लोग देखेंगे तो उससे उससे ये इसको फ़ायदा तो हो जाएगा। भूले से मतलब वो वो यही भूलोगे ना, भूलोगे मतलब कि वो मैं बता रहा कि जितने प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूलोगे, सब भूला लगता है। पहले तो प्रैक्टिस करोगे तो सब अपना सा लगेगा। ये तो मैं ऐसे ही लिख दूंगा। प्रैक्टिस, बस प्रैक्टिस। रोज 10 आंसर, 10 आंसर के बिना नहीं। मैं तो ये, मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी था। मैं बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, बट मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी था। ठीक है, मैं यार अ, मेरे पास 10 मिनट और हैं। 10 मिनट में बता के फिर मेरे को निकलना पड़ेगा। ज्योग्राफी के बारे में, ज्योग्राफी आंसर राइट, ज्योग्राफी के बारे में जो है प्री इज़ ऑल अबाउट जितना तुम पढ़ सको। किताब लेके नक्शा अपने साथ रख सको। एटलस ले लो, इनफैक्ट ग्लोब ले लो, एटलस ले लो, सब बाजू में रखो। एटलस खोल खोल के पढ़ा करो। एटलस में ये देख लो कि कौन सी नदी किधर से जा रही है, कौन सी राजधानी किसकी है, क्या क्या है, कहाँ पे
कॉफ़ी होती है, कहाँ पे सोयाबीन होता है, ये सब देखते रहो। एटलस पलटने से बहुत फ़ायदा होता है। प्री के लिए जितना ज़्यादा पढ़ सको ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का प्री मतलब प्री का जो पार्ट आता है ज्योग्राफी में वो बहुत वाइड है, जितना पढ़ सको मेरे ख्याल से एटलस से हो जाता है वो ज़्यादातर। और मेंस के लिए ज्योग्राफी में जितने डायग्राम बना सको, जितने मैप बना सको। मैंने ये भी किया था कि एक एक आंसर में मैंने आगे और पीछे करके, आगे पीछे मतलब इनफैक्ट 3 आगे पीछे और नीचे 3 मैप बनाए थे। ज्योग्राफी में जितना मैप बना सकोगे, जितना डायग्राम बना सकोगे ज्योग्राफी में, उतना फ़ायदा होगा। मैप बनाने की प्रैक्टिस करो। एक मैप बन को बना के दिखाऊं मैं? एक हमारे मैंने भी सब जगह से कोचिंग की थी, आप लोग जानते हैं। कई बार ये मिटेगा कैसे हटेगा ये? सब सब कर सकते हो, करना करना चाहोगे तो सब हो जाएगा। देखो इंडिया का मैप बनाना मैं भूल गया हूँ यार, 6 साल हो गए मेरे को सिलेक्ट हुए, 5-6 साल। लेकिन इंडिया का जो मैप बनता था, एक तो पूरा बनता है, पूरा बनाओगे तुम बैठ के पूरा। और उसमें हम लोग बनाना जब चालू करते थे तो यहाँ से बनाते थे, कुछ याद ही नहीं आ रहा यार। हाँ, मैं कुछ ऐसा बनाता था। इसका मुकुट अच्छा बनाना जरूरी नहीं है, मुकुट पे जाओगे तो पूरा मैप बिगड़, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य है कि उसको दिखाना कि कौन सी चीज़ कहाँ है। तो हम लोग जनरली ऐसा करते थे, उसमें ऐसा कुछ करके फिर याद नहीं आ रहा, यहाँ से ऐसा कुछ था। मान लो अभी नहीं बन रहा मेरे से वहाँ, है ना? फिर ऐसे 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 नीचे आता था, यहाँ आके गुजरात, यहाँ आके ऐसे, मान लो ऐसा कुछ बनता था। अब बन गया ये एग्जैक्टली मैप है नहीं, लेकिन यही ये एक उसका अभ्रंश रूप है मैप का। ये भी बनाने का तुम्हारे पास टाइम नहीं रहेगा। तुम्हारे पास टाइम क्या रहेगा, एक एक आंसर में अगर तुम 3 मैप बनाना चाहते हो ना, तुम्हारे पास टाइम क्या रहेगा बनाने का, जो मैंने बना के आया बताता हूँ। मैप का स्कीमेटिक डायग्राम, इसीलिए इंग्लिश में लिखते हैं स्कीमेटिक डायग्राम। मैप नहीं बनोगे, वो बनाओगे तुम, बिल्कुल तुरंत बनाना है। तो ये ये घटेगा कैसे यार? स्कीमेटिक डायग्राम जो बनेगा वो यही बनेगा, एक ऐसा, ठीक है, ऐसा करके ऐसा ऐसा ऐसा, ये इतना ही बना पाओगे। क्वेश्चन में अगर आंसर लिखना है ना, और अ, जल्दी करना है, और क्वेश्चन बिल्कुल ज्योग्राफी का नहीं है, अगर ज्योग्राफी पूछा है कि एमपी के सॉइल दर्शाओ, तो ये नहीं चलेगा। फिर ये इंडिया का मैप बना रहा हूँ मैं बाय द वे, ठीक है? इंडिया की सॉइल दर्शाओ तो ये मैप नहीं चलेगा, तब आपको पूरा प्रॉपर मैप बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मैप इंट्रोड्यूस कर रहे हो क्वेश्चन में, कि जैसे मैंने बताया कि अगर आप ये करना चाहते हो कि भगोरिया नेत्र कहाँ होता है, मान लो इंडिया में देखोगे तो मध्य प्रदेश में होता है, तो ये मैप मध्य प्रदेश यहाँ पे होगा। और अगर इंडिया के बारे में कुछ और पूछ ले कि नॉर्थ ईस्ट की ट्राइबल की जनजाति क्या है, तो आप यहाँ दिखाओगे, यहाँ पे करके। समझ गए क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? अगर प्योर ज्योग्राफी का क्वेश्चन है तो मैप अच्छा बनाना। अगर तुम मैप इंट्रोड्यूस करना चाहते हो क्योंकि तुमको दिखाना है, आंसर जल्दी करना है, वर्ड बचाना है, तो फिर ऐसा मैप भी चलता है, और मैंने ये बना के आए थे। ये भी है, ये स्कीमेटिक डायग्राम दिखा रहा है कि तुम्हारी सोच में क्या दिखा, उसको ये दिखाना चाह रहा है कि तुमको पता है कि इस रीजन में कौन सा चीज कहाँ होता है। ठीक है, जल्दी बताओ पर। हाँ, इंटरलिंकिंग करनी पड़ेगी ना, ये समझ से आएगा। जैसे मैंने बताया था ना, ये सब समझ से आता है। समझ क्या होती है? समझ ये होती है कि एक ये टॉपिक है ना, ये कोई भी टॉपिक है, कोई टॉपिक बताओ, क्या पढ़ रहे हो तुम लोग अभी? हाँ, क्या बोल रहे हो? प्रस्तावना पढ़ रहे हो? प्रस्तावना, ठीक है, मान लो ये प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना लिखिए, ठीक है? ये प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना लिख रहे हो ना? ठीक है। लिंक करने का मतलब क्या है? ये दिमाग में लिंकिंग कैसे आती है, जनरेट होती है लिंक, धीरे धीरे करके आएगी। प्रस्तावना में तुम यहाँ पहला लिखो कि पहला इंडिया को क्या कहा है, सोवरेन सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ इंडिया, बड़ा बड़ा कहा गया है। तो पहला पार्ट है कि तुम्हारे जो वो हैं क्वालिटीज़ होती हैं किसी भी देश में, जो क्वालिटी होती है जब पढ़े, नेशन स्टेट होता है, नेशन स्टेट की जो क्वालिटी होती है सोवरेन, और सोवरेन रिपब्लिक हो गया ये, ठीक है? अगला तुम्हारा जो है वो रिलेटेड है जस्टिस से, है ना? जस्टिस इक्वालिटी फ्रेटर्निटी लिखा है ना उसमें, असली जस्टिस से रिलेटेड है। देखो ये जो भी चीज़ वहाँ है ना, उसके पीछे कोई सोच लगाई गई है, ऐसे नहीं बनता है कोई चीज़। तो जहाँ तुमको उसको डी कोड करना, तो याद जाओ कि एक तरफ उनने क्यों लिखा है कि ये सोशल सोवरेन रिपब्लिक, दूसरी तरफ ने जस्टिस वाला फंडा भी ला दिया है उसी में साथ में। उसके बाद लास्ट में लिखा है आज हम अडॉप्ट करते हैं, 26 नवंबर को हम अडॉप्ट करते हैं। ये 3 फैक्टर से बनकर तुम्हारी प्रस्तावना बनती है। ये 3 फैक्टर इसमें आ रहे हैं प्रस्तावना में, समझ रहे हो?
यही इंटरलिंकिंग है। तुम सोचो, कोई भी टॉपिक को ऐसा सोचना चालू करो कि इसमें फैक्टर क्या आ रहे हैं। प्रस्तावना तो एक रटा रटाई चीज है, कोई टॉपिक बताओ तो मैं बता भी सकूंगा कि इसमें फैक्टर ये हैं। सिर्फ मूल अधिकार, तो मूल अधिकार में कितने मूल अधिकार हैं अलग अलग। नीति निर्देशक से लिंक क्या है उसका, नीति निर्देशक क्यों लिंक किया गया। तो मतलब वही है, ये धीरे धीरे आंसर करते हुए अपना हॉरिजन उस टॉपिक पे ना लेते हुए हमेशा ये सोचना कि ये टॉपिक अगर आया है इससे रिलेटेड बाकी क्या टॉपिक। जब तक ये सोचोगे, धीरे धीरे ये सोचोगे कि मूल अधिकार का नीति निर्देशक तत्व से क्या रिलेशन है, मतलब या मूल अधिकार का बाकी जजमेंट से क्या रिलेशन है, या मूल अधिकार का प्रस्तावना से क्या रिलेशन है। कई चीज है जस्टिस इक्वालिटी जो प्रस्तावना में दी है, बाद में मूल अधिकार में कैसे डिटेल में दिया गया है। ये लिंक एस्टैब्लिश करो, ये सोचो, सोच के आपस में डिस्कस करो, कोचिंग में सवाल पूछो। ये करने से आता है और आ जाएगा, सबको आता है, सबको डेवलप होता है, बहुत ईजी है। हाँ हाँ, किससे क्या पूछा जाए। कोपेनहेगन, जलवायु समिट के बारे में बात कर रहे हो। जलवायु समिट के बारे में किसके बारे में बात कर रहे हो। हाँ ठीक है, कोपेनहेगन में जलवायु समिट जो होता है, यही से बात कर रहे हो ना बस। उसमें यार इसको मिटा दें जल्दी से, ठीक है। उसमें रिलेशन यार, जलवायु परिवर्तन का किससे रिलेशन है, ये है जलवायु परिवर्तन, ठीक है। ये लिख दिया मैंने शॉर्ट में, जलवायु परिवर्तन किससे किससे रिलेशन है। जलवायु पर क्या होगा, किससे पहले, सबसे पहले तुम्हारा एग्रीकल्चर इफेक्ट होगा, होगा कि नहीं होगा। अभी यहाँ जाओगे पता करो, पेड़ पड़ोगे तो बोलोगे कि सोयाबीन में इल्ली लग रही है, क्यों लग रही है, गर्मी का एक्सपेंड ज़्यादा हो रहा है, वो होगा। दूसरा क्या, नदियों का स्तर बढ़ जाएगा, नदियों का स्तर बढ़े तो बॉम्बे डूबेगा ना, बॉम्बे डूबेगा ना फिर। एक मिनट, ठीक है, एग्रीकल्चर पे इफेक्ट होगा। फिर जब बम्बई डूबेगा तो सिटी पे इफेक्ट कर रहा है ना, सिटी पे इफेक्ट हो रहा है उसका, ठीक है। और किस किस चीज़ों में इफेक्ट होगा बताओ। ये सोचने का तरीका है कि हम लोग जलवायु परिवर्तन का किस पे, पानी नहीं मिलेगा लोगों को, पानी अगला बार बोला जा रहा है कि वाटर वॉर होंगे, पानी नहीं मिलेगा लोगों को, पानी सूख जाएगा। बर्फ पिघलेगी तो क्या हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, ये होगा ना, बाढ़ आ जाएगी इधर पे, है ना। ऐसे एक टॉपिक के 10 डायमेंशन है, सोचना पड़ेगा, सोचोगे अपने आप आएगा। रोज सोचना इंप्रूव होगा जब तुम लिखना चालू करोगे, बताया ना मैंने। बस एक, हाँ 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 हाँ, प्रेशर मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्जाम के वक्त, क्योंकि वही कितना भी तैयारी कर लो, जो उस दिन परफॉर्म कर रहे हो वही तुम्हारा मैटर करेगा। प्रेशर मैनेजमेंट के लिए देखो, ऐसा बोला जाता है कि जो सेना होती है ना, सेना जो सेना ना, जो शांति के समय जितना पसीना बहाती है ना, उतना उसको युद्ध के समय उतनी कम उसकी नुकसान होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो तुम्हारा उस दिन तुम्हारा एक युद्ध टाइप का जो भी है समझ रहे हो वो चल रहा है, उसके लिए पहले पसीना बहाना पड़ता है, पहले तैयारियां करनी पड़ती है। तैयारी में क्या है, मैंने जो चीज़ बता दिया, एक तुमको नर्व अपना ये कंट्रोल में रहे, सब रहे, इसके लिए तुमको उस प्रेशर सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा पहले ही। ऐसा नहीं कि उस दिन चले गए और अब मैं आज ही आंसर लिखूंगा और मैं आज ही करके देखूंगा कि 2 घंटे 3 घंटे में कितना क्वेश्चन लिख पाता हूँ, नहीं होगा। तुमको पहले घर में लिख के देखना है, घर में लिख के क्वेश्चन आंसर करने, टाइम रिड्यूस करते चले जाओ। अगर तुम एक घंटे में लिख ले रहे हो 10 क्वेश्चन, अगले दिन उसको 50 मिनट करो, लिखो 10 क्वेश्चन। ये प्रेशर बिल्ड, जब ये प्रेशर कर लोगे, बिल्टअप हो जाए, तुम्हारे ऊपर आने लगेगा तो उसको झेल लोगे। एग्जाम का प्रेशर तो कुछ भी नहीं होगा उसके सामने। और या जब कोचिंग में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे, टेस्ट सीरीज में लिखोगे, वो प्रेशर तुम 10 टेस्ट सीरीज लिख लोगे, उसके बाद तुमको कोई प्रेशर नहीं। एग्जाम में जाओगे लगेगा तुमको मैं तो टेस्ट सीरीज लिख रहा हूँ, क्या है। लेकिन अगर पहले दिन मुंह उठा के चलेगा और आज ही मैं लिखूंगा, आज ही सब तय करूंगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। एग्जाम का प्रेशर अपने आप निकल जाएगा जब तुम उस प्रेशर सिचुएशन से पहले से निकल चुके होगे। उस निकलने के तरीके मैंने आपको बता दिए। हाँ, इसका कोचिंग संस्थान का देखो, मैंने पहले ही बोला कि हर चीज जड़ से नहीं निकालना है हमको, पहले से कुछ चीज़ें उपलब्ध हैं वहाँ से, उनको आपको लेना है। और कोचिंग आपके एफर्ट को सही डायरेक्शन में ले जाने में, सही डायरेक्शन, मैंने पहले बोला, मेहनत किसी भी डायरेक्शन में काम नहीं करना है, सही डायरेक्शन में ले जाने में, सही मटेरियल प्रोवाइड करने में बहुत उपयोगी हैं, ठीक है। लेकिन कोचिंग के साथ साथ जब कोचिंग करोगे, कोचिंग पे साथ साथ अपना पूरा पढ़ाई अपने भी करनी पड़ेगी। उनको एडजस्ट करना है कि उसका टाइमिंग वो है, हमारा टाइमिंग वो है, वो क्या पढ़ा रहे हैं वो आपको एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। लास्ट, कोचिंग में आपको डाउट रिमूवल बहुत जरूरी है, और डाउट रिमूवल तब आएगा, अपना माइंड सब नहीं सोच पाता है। हो सकता है तुम्हारे बाजू वाले ने ज़्यादा सोच लिया, हो सकता है तुम्हारे टीचर ने ज़्यादा सोच लिया हो, तो कोचिंग में डाउट रिमूवल सेशन आजू बाजू पूछना है, टीचर से पूछना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, ठीक है। चलो फिर, धन्यवाद। कभी बीच में हम लोग को मौका मिलेगा तो फिर हम लोग आएंगे, ठीक है।